गांव के नुक्कड़ पर एक छोटी सी चाय की दुकान थी। वहां हमेशा हलचल रहती, लेकिन आज शाम कुछ खास थी। रामू और श्यामू, दो पक्के गरीब दोस्त जो अपनी मस्ती और बातों के लिए मशहूर थे, वहां बैठे चाय की चुस्कियां ले रहे थे। यार श्यामू, ये चाय वाला भी कमाल का है। चाय में इतना पानी डालता है, लगता है हम समंदर पी रहे हैं। सही कह रहा है। मैंने तो एक बार पूछा था, भाई दूध क्यों नहीं डालते? तो बोला, गाय मुझसे नाराज है। वैसे श्यामू, तेरा क्या ख्याल है, अगर हम भी चाय की दुकान खोल लें तो? देख भाई, दुकान खोलना आसान है, लेकिन चाय बनाना तुझसे नहीं होगा। तेरा खाना भी ऐसा होता है कि आदमी खाए तो अस्पताल जाए। अबे, खाना खराब नहीं होता, लोग बेईमान हैं, मुफ्त में खाकर भाग जाते हैं। हाँ, और जो बेचारे भाग नहीं सकते वो खड़े खड़े तेरा खाना पचाने की कोशिश करते हैं। अरे भाई, चाय पीनी है तो पियो, नहीं तो अपनी दुकान खोलो और मुझे आराम करने दो। भाई, तेरी दुकान में आराम करने के लिए ही तो आते हैं, घर पर तो बीवी खोपड़ी खा जाती है। सही कहा रामू, तेरी बीवी की आवाज सुनकर तो कुत्ते भी भौंकना बंद कर देते हैं। और तेरी बीवी, उसके ताने सुनकर तो गधे भी सिर पटक लेते हैं। चाय वाला खुद को हंसी से रोक नहीं पाया और बोला, भाई, तुम्हारी बातें सुनकर लगता है चाय में चीनी कम डाल दूं। तुम लोगों की हंसी से ही मिठास आ जाएगी। यार श्यामू, अगर हम लोग ना होते तो इस गांव में मजा ही नहीं होता। सही कहा भाई, हमारी बातों से ही तो लोग अपना दुख दर्द भूल जाते हैं। दोनों ने चाय खत्म की। दुकान वाले को पैसे दिए, थोड़ा कम, क्योंकि दोनों हमेशा मोलभाव करते थे, और अपनी मस्ती भरी दुनिया में वापस चल दिए। उनकी हंसी और मजेदार बातें गांव की हर गली में गूंजती रहीं। गरीब थे पर दिल के अमीर, हंसी ही उनकी सबसे बड़ी पूंजी थी। गांव के साहूकार ने फिर से धमकी दी है। कह रहा था, अगर इस बार पैसे नहीं मिले तो वो हमारे खेत ले लेगा। मैं अपनी जान दे दूंगा, पर ये खेत किसी और को नहीं दूंगा। ये हमारी इज्जत है। रहसपुर गांव के एक छोटे से कच्चे मकान में एक गरीब किसान अपनी पत्नी सीता और बेटा मोहन के साथ रहता था। रमेश की जिंदगी खेतों के भरोसे ही चलती थी, लेकिन इस साल बारिश ने जैसे उसका साथ ही छोड़ दिया। फसलें सूख गई और कर्ज का बोझ सिर पर चढ़ गया। रमेश, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। बच्चे को आज सिर्फ आधा रोटी देकर सुला दिया। अब कल क्या करेंगे? मैंने पाटिल से बात की थी, शायद कुछ उधार दे दें, लेकिन वो भी अब मना कर रहे हैं। कहते हैं कि पहले पुराना कर्ज चुकाओ। मोहन मासूमियत से, बाबा, हमें स्कूल कब जाना है? मास्टर जी कहते हैं पढ़ाई के बिना कुछ नहीं मिलेगा। हमारे खेत में मेहनत करते करते तुम्हारी हालत बिगड़ गई है, पर फसल से कुछ नहीं मिला। क्या यही है हमारी जिंदगी? सीता, मैं क्या करूं? खेत हमारा सपना था। हमारे बाप दादा इसी पर जिए, और मैं भी यही सोचता था कि ये हमें कभी भूखा नहीं रखेगा। पर अब लगता है ये खेत ही हमें खा जाएगा। गांव के साहूकार ने फिर से धमकी दी है। कह रहा था, अगर इस बार पैसे नहीं मिले तो वो हमारे खेत ले लेगा। मैं अपनी जान दे दूंगा, पर ये खेत किसी और को नहीं दूंगा। ये हमारी इज्जत है। जान देकर क्या होगा रमेश? मैं और मोहन कैसे जिएंगे? उस रात रमेश देर तक जागा। आसमान में चमकते तारे भी उसे जैसे अपनी किस्मत का मजाक उड़ा रहे थे। रमेश खुद से, हे भगवान, क्या इसी दिन के लिए हमें धरती पर भेजा है? हमारी मेहनत का ये अंजाम क्यों?
अगले दिन सुबह रमेश गांव के चौपल पर गया। उसने सरपंच और गांव के बड़े बुजुर्गों से मदद की गुहार लगाई, लेकिन हर जगह से सिर्फ उम्मीद के खोखले शब्द मिले। उस रात रमेश घर नहीं लौटा। सीता ने सारा गांव छान मारा, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। मोहन माँ से बार बार पूछ रहा था, बाबा कहाँ गए? और सीता की आंखें आसमान की ओर थी, जैसे किसी जवाब का इंतजार कर रही हो। गांव के चौपल पर रमेश ने साहूकार से आखिरी बार बात की। साहूकार जी, खेत गिरवी रख देता हूँ, थोड़े पैसे दे दो। मैं हटिया जाकर एक गाय खरीदूंगा, उससे दूध बेचकर कर्ज चुकाऊंगा, फिर खेत वापस ले लूंगा। रमेश, ये तुम्हारी आखिरी उम्मीद है, लेकिन याद रखना, अगर वक्त पर पैसे नहीं लौट आए तो खेत मेरा होगा। रमेश ने भारी मन से कागजों पर अंगूठा लगा दिया। सीता ने ये सब चुपचाप देखा, लेकिन उसका दिल रो रहा था। अगले दिन रमेश हटिया पहुंचा। कई गायों को देखकर उसने एक सुंदर और स्वस्थ गाय खरीदी। ये गाय बहुत दूध देती है, तुम्हारा कर्ज जल्द उतर जाएगा। रमेश ने गाय को खरीद लिया और घर की ओर लौटते वक्त सोचने लगा, अब सब ठीक हो जाएगा। रात को रमेश ने गाय को आंगन में बांधा और चैन की नींद सो गया, लेकिन उसकी नींद सुबह टूटते ही एक झटके में उड़ गई। रमेश, गाय कहीं नहीं दिख रही। रमेश दौड़कर आंगन पहुंचा। गाय का कोई नामो निशान नहीं था, बस टूटी हुई रस्सी पड़ी थी। रमेश ने तुरंत गांव में शोर मचाया। मेरी गाय चोरी हो गई है, किसी ने कुछ देखा क्या? गांव वाले इकट्ठे हुए, लेकिन कोई मदद नहीं कर सका। रमेश, गाय ढूंढने की कोशिश करो, लेकिन इस गांव में कोई चोर नहीं है, शायद बाहर के किसी ने ली हो। मोहन ने रमेश का हाथ पकड़कर पूछा, बाबा, क्या अब हम भूखे रहेंगे? गाय तो हमारी उम्मीद थी। रमेश की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने बेटे को सीने से लगाया। नहीं बेटा, कुछ न कुछ जरूर होगा। भगवान हमारे साथ अन्याय नहीं करेगा। गाय की चोरी रमेश की आखिरी उम्मीद को भी छीन ले गई। अब उसके पास ना खेत था ना गाय। क्या रमेश अपने परिवार को बचा पाएगा? क्या उसकी मेहनत कभी रंग लाएगी? ये सवाल अधूरे रह गए। रमेश का संघर्ष खत्म होगा या नई शुरुआत बनेगा? इस कहानी का अंत समय ही बताएगा। गाय की चोरी ने रमेश और सीता को पूरी तरह तोड़ दिया, लेकिन उनके पास हार मानने का समय नहीं था। रमेश, अब बैठने से कुछ नहीं होगा। हमें बच्चों के लिए कुछ करना होगा। मैं खेत नहीं बचा पाया, गाय भी चली गई, अब क्या करूं? मजदूरी करो, धीरे धीरे पैसे जुटाओ। जब तक हिम्मत है तब तक हारने का सवाल ही नहीं उठता। रमेश ने गांव के ईंट भट्टे पर मजदूरी शुरू कर दी। हर दिन सुबह से शाम तक मेहनत करता
और जो थोड़े बहुत पैसे मिलते उन्हें सीता के हाथों में थमाकर कहता, ये लो, कुछ दिन और ऐसे ही सह लो, हमें रास्ता मिल जाएगा। सुनो, हमारे पास अब थोड़े पैसे हो गए हैं, क्यों ना हम कुछ छोटा सा काम शुरू करें। मेरे हाथ के पकौड़े सबको पसंद हैं, क्यों ना इन्हें बेचने का काम करें। पकौड़े? क्या ये चलेगा? अगर मेहनत और भरोसे से कुछ किया जाए तो हर काम चलता है। रमेश और सीता ने मिलकर गांव की मुख्य सड़क पर एक छोटी सी पकोड़े की दुकान लगाई। मैं पकौड़े बनाऊंगी और तुम ग्राहकों को संभालना। पहले दिन रमेश थोड़ा झिझक रहा था, लेकिन जब लोग रुककर पकोड़े खाने लगे तो उसका आत्मविश्वास बढ़ा। वाह, सीता के पकौड़े सच में लाजवाब हैं। अब तो रोज यहीं से खाएंगे। कुछ ही महीनों में रमेश और सीता की दुकान पूरे गांव में मशहूर हो गई। अब उनके पास इतने पैसे होने लगे कि उन्होंने साहूकार का कर्ज चुकाया और अपना खेत वापस ले लिया। सीता, देखो, हमारी मेहनत रंग लाई। हमने खेत भी बचा लिया और अब लोग हमें इज्जत से देखते हैं। रमेश, जब तक साथ है हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। अब रमेश ने पकोड़े की दुकान को गांव के मेले में भी ले जाना शुरू कर दिया। उनकी दुकान रमेश के गरम पकोड़े के नाम से मशहूर हो गई। खेत भी फिर से लहलहाने लगा और मोहन ने स्कूल जाना शुरू कर दिया। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, हिम्मत और मेहनत से हर चुनौती को पार किया जा सकता है। रामू, आज रात तुम मेरे कमरे में सोओगे। कमला के साथ तो तुम कल सोए थे। नहीं, रामू मेरे साथ सोएंगे। सुमन दीदी, आप हमेशा पहले का फायदा उठाती हैं। दो पत्नियां और एक पति की मजेदार कहानी। बेचारा पति रामू, जो हमेशा दोनों पत्नियों के बीच फंसा रहता है। पहली पत्नी सुमन, जो खुद को अधिक समझदार समझती है, और दूसरी पत्नी कमला, जो खुद को अधिक खूबसूरत मानती है। रामू का घर, जहां सुबह से रात तक बहस का सिलसिला चलता रहता है। सुबह का समय रामू चाय के साथ अखबार पढ़ने की कोशिश कर रहा है। रामू, ये चाय फिर से ठंडी क्यों है? मैं कितनी बार कह चुकी हूँ कि चाय गरम चाहिए। अरे सुमन दीदी, अगर चाय इतनी गर्म चाहिए तो खुद बना लिया करो। हर बार रामू को क्यों परेशान करती हो? तुमसे तो बात ही बेकार है कमला। चाय बनानी आती भी है तुम्हें? तुम्हारी बनाई चाय तो पानी जैसी होती है। कम से कम मेरी चाय में नमक तो नहीं होता जैसे तुम्हारी सब्जी में होता। रामू चुपचाप अखबार में सिर छुपाते हुए, हे भगवान, अब क्या होगा? मैं तो पूरी तरह फंस चुका हूँ। दोपहर का समय दोनों पत्नियां रसोई में खाना बना रही है। कमला, तुम आलू क्यों काट रही हो? मैंने कहा था कि आज मूंग की दाल बनेगी। तुमने कहा तो क्या हुआ? मुझे आलू पसंद है और रामू भी आलू के पराठे खाना पसंद करते हैं। रामू को मूंग की दाल ज्यादा पसंद है। तुम हर बार अपनी मर्जी क्यों चलाती हो? और तुम हर बार अपने तरीके से ही सब कुछ क्यों करना चाहती हो? रामू मेरे पति भी हैं, सिर्फ तुम्हारे नहीं। तुमसे तो बहस ही बेकार है। रामू, यहाँ आओ और बताओ कि तुम्हें क्या खाना है।
बेचारा रामू डरते हुए कमरे से बाहर आता है। मुझे जो भी बना दो वही खा लूंगा, बस झगड़ा मत करो। रात का समय रामू थका हारा बिस्तर पर लेटने की कोशिश कर रहा है। रामू, आज रात तुम मेरे कमरे में सोओगे। कमला के साथ तो तुम कल सोए थे। नहीं, रामू मेरे साथ सोएंगे। सुमन दीदी, आप हमेशा पहले का फायदा उठाती हैं। फायदा? मैं? तुम्हें तो शादी हुए 2 साल भी नहीं हुए और तुम मुझे यह सिखाने चली हो। तो क्या हुआ? मैं अब रामू की पत्नी हूँ और मेरे भी हक हैं। बेचारा रामू हाथ जोड़ते हुए, अरे मुझे सोने दो, मैं दीवार पर तकिया रखकर वही सो जाऊंगा, बस तुम दोनों शांत हो जाओ। रामू की स्थिति हमेशा वही रहती है। दोनों पत्नियां हर छोटी छोटी बात पर झगड़ती रहती है और बेचारा रामू कभी भी शांति से नहीं रह पाता। दोस्तों, इसलिए कहता है, जब 2 शेर एक जंगल में हो तो हिरन को बचना मुश्किल हो जाता है।